नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल क्लब ट्यूटोरियल सारण में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी छात्रों के लिए बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं का जो आप सभी का केमिस्ट्री विषय है यानी रसायन विज्ञान, उसका प्रथम चैप्टर जिसका नाम हमारे आसपास के पदार्थ है, उसको मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, आशा करूंगा आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखकर अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे और आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैनल पर मैं आप सभी के सब्जेक्ट से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड करता रहता हूं। साथ ही साथ आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड मॉडल सेट पेपर भी एग्जाम से कुछ दिनों पहले आप सभी के पास पहुंचाते रहता हूं। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। साथियों, चलिए बिना देरी के चलते हैं अब हम लोग अपने वीडियो की ओर और देखते हैं आप सभी के चैप्टर में जो है वो क्या क्या दिया गया है। तो जैसा कि मैं आप सभी को पहले वीडियो में बता चुका हूं कि आज इस वीडियो में आप सभी को मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, तो मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आपके रसायन विज्ञान जो है कक्षा 9वीं का उसका प्रथम चैप्टर जिसका नाम हमारे परिवेश का पदार्थ है, मैं आज उस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो हमारे परिवेश के पदार्थ है यानी जो हमारे चैप्टर का नाम है इसका मतलब क्या है। तो आप सभी को पता होगा, आपके आसपास में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उनको हम पदार्थ कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग अपने आसपास के जितने भी वस्तुएं चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वो ठोस है, द्रव्य है, उनका क्या क्या गुण है, उनके सभी गुणों के बारे में, उनके सभी खूबियों के बारे में इस वीडियो में, इस चैप्टर में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो आप सभी का अगला जो है टॉपिक है यानी आप सभी का जो चैप्टर दिया गया हमारे परिवेश का पदार्थ, तो इसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पदार्थ जो है ये पदार्थ आखिर है क्या। तो देखिए, इसका अपना आपका डिफिनेशन हो जाएगा, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। यानी वे सभी वस्तुएं यानी वो जितनी भी यह चीजें हैं जो स्थान छेकती है, जिनमें कुछ भार होता है यानी द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे में हम लोग देखेंगे लकड़ी, कोयला, पत्थर या फिर इत्यादि अनेक चीज, जैसे गाड़ी हो गया, बस हो गया, आपका बैग हो गया, आपका बुक हो गया, आपका जिस मोबाइल से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो वो मोबाइल हो गया या फिर लैपटॉप हो गया। यानी एवरीथिंग जो भी चीज है स्थान घेरती है जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। फिर देखेंगे हम लोग आगे के टॉपिक को। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे इस पदार्थ के गुण के बारे में, यानी पदार्थ के जो है इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपका पदार्थ का प्रथम गुण जो है ये होता है पदार्थ में द्रव्यमान निश्चित होता है। जो पदार्थ है उनमें द्रव्यमान जो है वो निश्चित होता है। पदार्थ के आकार और आयतन भी होते हैं। पदार्थ जो है, अगर कोई पदार्थ है तो उसमें आकार और उसका आयतन भी होगा। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं और जब पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कण से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। फिर देखेंगे आपका अगला अंतर जो अगला गुण है इसका क्या है, पदार्थों में कठोरता, लचीलापन, बहाव, तन्यता इत्यादि गुण पाए जाते हैं। पदार्थ जो है उसके अंतर्गत उसके उसमें कठोरता, कुछ पदार्थ लचीला होता है, कुछ में बहाव का गुण पाया जाता है और कुछ पदार्थ जो है वो तन्य होते हैं। फिर अगला देखेंगे हम, आपका अगला गुण इसमें दिया गया है, पदार्थ के कणों के बीच हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। पदार्थ जो है उनके कणों के बीच हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। फिर देखते हैं हम लोग अगला अपना टॉपिक। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, पदार्थ का हम लोगों ने गुण देख लिया वो किस गुण का होता है। अब पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण जो है वो दो आधारों पर किया जाता है, पहला अवस्था के आधार पर, दूसरा संगठन के आधार पर। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को अवस्था के आधार पर पदार्थ के जितने भी प्रकार होते हैं उनको पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या दिएगा, अवस्था के आधार पर आपके पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। तो आपके अवस्था के आधार पर आपके पदार्थ के जो है वो 4 प्रकार होते हैं। प्रथम में होता है ठोस, दूसरा हो गया तरल, तीसरा प्लाज्मा और चौथा बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहाँ पे आपको तरल को 2 भागों में बांटा गया है, द्रव्य और गैस। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ठोस के बारे में। तो देखिए ठोस
पदार्थ की ठोस अवस्था, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में। तो पहले जानते हैं ठोस आखिर ये होता क्या है। ठोस वह चीज़ है, यानी कोई भी चीज़ हो जो दबाने पर ना दबे, जिसमें बहाव का गुण ना हो, उसे क्या कहते हैं, हम ठोस कहते हैं। जैसे में आपका ईंट दिया गया है, ये गोल्ड का यानी सोने का जो बिस्किट हो गया, या फिर आप इसको ईंट कह सकते हैं, ये हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे इसका जो हमारा जो इसका डिफिनेशन जो है वो क्या होगा। कमरे के ताप पर पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहा जाता है। यानी हमें या फिर इससे क्या पता चलता है, यानी कमरे के ताप, यानी आप लोगों के जो भी आसपास में जो भी ताप है या फिर दाब है, उस पे पदार्थ की वह अवस्था, यानी वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे में हो गया मिट्टी, बर्फ, पत्थर, लकड़ी इत्यादि। अब देखेंगे हम लोग पदार्थ के गुण के बारे में। अब देखेंगे हम लोग ठोस के गुण के बारे में। आखिर ठोस के अंतर्गत क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो देखिए, ठोस का आकार और आयतन कमरे के ताप और वायुमंडलीय दाब पर निश्चित होता है, जो हम लोग पहले ही डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि जो ठोस है उसका आकार और आयतन जो है कमरे के ताप और वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस पदार्थ के बीच आंतरिक दूरियां बहुत कम होती है। जो ठोस पदार्थ है उनके बीच क्या होती है, उनके कणों के बीच आंतरिक दूरियां जो है वो बहुत ही कम होती है। ठोस के कणों के बीच आंतरिक आकर्षण बल बहुत अधिक मजबूत होता है, यानी ठोस के जो कण हैं उनके बीच जो है आंतरिक आकर्षण बल जो है वो बहुत ही मजबूत रहता है, जिसके कारण जो है वह दबाने पर नहीं दबते हैं और पिघल जैसे वो बहते नहीं हैं। चौथा इसका गुण है, इसका गलनांक तथा क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होता है, यानी ये उच्च ताप पर भी पिघलते भी है और उच्च ताप पर जो है वो क्या होता है, इनका क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। फिर देखेंगे अगला हम लोगों का इसका गुण, ठोसों में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण इसका गुण है। जो ठोस है उसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस जो है वो असंपीड्य होते हैं, यानी वो दबाने पे दबते नहीं हैं। फिर देखेंगे आपका अगला टॉपिक, यानी हम लोग देखेंगे द्रव के बारे में। तो द्रव के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, कमरे के ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव्य कहा जाता है। यानी कमरे का ताप वायुमंडलीय दाब पर पदार्थ की वैसी अवस्था चाहिए जिसका आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन उसका आयतन जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है। यानी वो 1 लीटर का है तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन अगर हम उसको फर्श पे उसको हम गिरा देते हैं, जैसे ये मिल्क जो है वो इस गिलास में गिर रहा है, अगर हम इसको बाहर गिरा देते तो क्या होगा, इतने दूर में या फिर इस पूरे जगह को क्या वो करे, वो घेर ले। यानी इसमें आकार नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन जो है वो निश्चित होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा जल, केरोसिन तेल, डीजल, एल्कोहल, एवरीथिंग जो भी जिनमें भी बहाव का गुण पाया जाता है वो क्या हो जाएंगे, द्रव्य हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका शैम्पू हो गया या डिटर्जेंट हो गया, यहाँ पे मिल्क हो गया, एवरीथिंग जो इसमें बहाव का गुण पाया जाता है वो क्या हो जाएंगे, द्रव्य हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे द्रव्य के गुण के बारे में। आखिर द्रव्य है तो इसका भी कोई ना कुछ ना कुछ गुण होगा, इसकी भी कुछ ना कुछ खासियत होगी, तो उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला इसका जो गुण है वो दिया गया, कमरे के ताप और वायुमंडलीय दाब पर द्रव का आयतन निश्चित होता है। दूसरा गुण है, द्रव के कणों के बीच दूरियां ठोस के अपेक्षाकृत अधिक होती है। जो द्रव के कण है उनके अंतर्गत जो उनके कणों के बीच जो दूरियां है वो ठोस के अपेक्षाकृत थोड़ी दूरी पे होती है। ठोस में क्या होता है कि वो सटे सटे एकदम पास पास में पूरे चिपके हुए इसके जैसे होते हैं, लेकिन द्रव में थोड़ा थोड़ा दूरी यहाँ पे बढ़ती चली जाती है। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षाकृत कम होता है। अगर थोड़े कण जो है वो दूर दूर हो जाएंगे तो उनके अंदर तो ऑटोमेटिक जो है वो आकर्षण बल जो है वो कम पड़ेगी। जब उनके बीच में खाली जगह पड़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पे बल जो है वो कमजोर पड़ेगा, जिसके कारण आकर्षण बल जो है वो क्या होता है, अब ठोस की अपेक्षा कम हो जाती है। इनमें बहाव का गुण पाया जाता है, यहाँ पे गलती से नहीं टाइप हो गया है। जो है इसके अंतर्गत जो द्रव है उनके अंदर जो है क्या होता है, जो द्रव है उनके अंतर्गत जो है गुण
जो द्रव है उनके अंदर जो है बहाव का गुण जो है वो पाया जाता है, द्रव थोड़ा सा संपीड्य होते हैं। फिर देखेंगे आगे हम लोग गैस के बारे में चर्चा करेंगे, आखिर गैस जो है वो होता क्या है। अगला जो हमारा टॉपिक है क्या है, गैस है। कमरे के ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहा जाता है। यानी कमरे के ताप और वायुमंडलीय दाब पर हमें ऐसा पदार्थ की ऐसी अवस्था चाहिए, पदार्थ की ऐसी अवस्था है गैस जिसका ना तो आकार निश्चित होता है ना तो उसका आयतन निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। आप जिस चीज़ में रखिएगा वो उसका आकार ले लेगा, भले उसका आयतन कुछ भी 1 ग्राम हो, लेकिन वो क्या करेगा उसी को पूरे सरफेस में क्या करेगा, उसको भर देगा। देखेंगे हम लोग आगे जो है गैस का भी कुछ गुण होता है। तो देखेंगे अगला आपका जो टॉपिक है वो दिया गया है प्लाज्मा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में और प्लाज्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पदार्थ की वह अतीत अवस्था जिस पर पदार्थ के परमाणु आयन में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें प्लाज्मा कहते हैं। मतलब हमें बताना है पदार्थ की वह अवस्था जो क्या करते हैं, परमाणु पदार्थ के वो अवस्था जिसमें पदार्थ के जो परमाणु है वो क्या होते हैं, आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे प्लाज्मा कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी का फटना, या फिर आप लोग जो सोल्डिंग करते हुए वेल्डिंग करते हैं उनको देखिएगा, या फिर प्लाज्मा बॉल हो गया, या फिर आप लोग देखेंगे ऊपर से जो बिजली जब कड़कती है तो उसमें कितनी तीव्र गति से बिजली आती है जिसके कारण आग उत्पन्न हो जाता है। तो देखेंगे आगे हम लोग तो आप सभी का अगला टॉपिक आ रहा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी क्या है, एक पदार्थ जो है, पदार्थ का जो है क्या है, एक प्रकार है। तो देखिए यह पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था है। जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था है। जब किसी गैस को निम्न दाब पर अतिशीतित किया जाता है तब जो अवस्था प्राप्त होती है उसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। यानी जब किसी द्रव्य को कम दाब पर अतिशीतित किया जाता है, जैसे इतना ठंडा कर दिया जाता है, उसके बाद जो इसकी अवस्था प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। फिर देखेंगे हम लोग अगला आपका टॉपिक जो है आ रहा है गलनांक या द्रवनांक। यानी गलनांक के बारे में या फिर द्रवनांक यानी पिघलना या किसी भी चीज़ का पिघलना जो है गलनांक कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। आखिर कोई चीज़ है वो कैसे पिघलती है, उसका गलनांक क्या होता है, उसका द्रवनांक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हमारा बर्फ़ है उसका गलनांक कितना होता है, वह 100 डिग्री सेल्सियस पर जब जाएगा तो वो क्या होता है, पिघलना शुरू कर देता है। उसी प्रकार देखेंगे हम लोग इसका डिफिनेशन जो है क्या है, वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर पिघलना शुरू करता है उसी ताप को गलनांक कहा जाता है या द्रवनांक कहा जाता है। यानी कोई ठोस पदार्थ है वो जिस ताप पर पिघलता है उसी ताप को क्या कहते हैं हम लोग, गलनांक या द्रवनांक कहते हैं। चलिए देखेंगे अगला आपका टॉपिक आ रहा है क्वथनांक। यानी जिस ताप पर कोई पदार्थ जो है वो उबलना शुरू करता है, जैसे यहाँ पे पानी है और इसको हम जितना ताप दे रहे हैं, मान लीजिए इसको हम 100 डिग्री ताप दे रहे हैं और इस पर क्या कर रहा है, ये जो है उबलना शुरू कर दे रहा है, तो इसका जो क्वथनांक जो है क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसी प्रकार जो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, एक वायुमंडलीय दाब पर कोई द्रव्य पदार्थ उबलना शुरू कर देता है उस ताप को उस द्रव्य का क्वथनांक कहा जाता है। देखेंगे हम लोग अगला आपका टॉपिक जो है क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया क्वथनांक जो है आपका एक यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे जब पदार्थ जो है उबलना शुरू कर देता है उसी को क्या कहते हैं, उस पदार्थ का जो है जिस ताप पर उबलना शुरू करता है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू करता है तो उसका क्वथनांक जो है क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखेंगे आपका अगला टॉपिक जो है दिया गया गलन की गुप्त ऊष्मा। यानी इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे गलन की गुप्त ऊष्मा इसे क्यों कहा गया है। तो देखिए, वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ की 1 kg मात्रा को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए दी गई ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बर्फ़ है, इस बर्फ़ को हमें जल में परिवर्तित करने के लिए इसमें जितना ऊर्जा देंगे, ऊष्मा देंगे, मान लीजिए हमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस दिए, पहले हमने इसको
90 डिग्री सेल्सियस तक इसमें हीट दिया, फिर भी ये बर्फ़ जो है पिघला नहीं। इसको 100 डिग्री सेल्सियस जब हम हीट दे रहे हैं, उसके बाद ये पिघलना शुरू कर रहा है। उसके बाद हम इसके 130 डिग्री तक सेल्सियस तक गर्म करते हैं, फिर भी वो पिघल रहा है। तो उसमें वो तो 100 डिग्री पर ही पिघल रहा है, उसका गलनांक तो कितना होगा, उसका गलनांक जो है वो 100 डिग्री होगा। लेकिन इसके अंतर्गत जितना भी ऊर्जा और जा रहा है, यानी 30 डिग्री और ऊर्जा हमने डाल दिया, तो ये जो ऊर्जा है वो छिपी हुई ऊर्जा इसमें कहलाती है। इसी को हम लोग कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। तो देखिए अगला आता है आपका वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 केजी या 1 लीटर मात्रा को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए दी गई ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी जो हमारा ये उबलता हुआ कोई पदार्थ है, उसमें इतना हम लोग प्रेशर देंगे, इतना हम उसमें ताप देंगे कि वो जो है अपना वाष्पीकरण से सीधा क्या हो जाए, जल में परिवर्तित हो जाए। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है वो समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग आपके अगले विषय के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।